आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर हमें पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और इस तरीके से हमारा कंटेंट आगे बढ़ता जाएगा। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? डिवाइस केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब कोई भी डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। हमारा पहला है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, याद रखना है, पहला है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल सेल में। इसमें गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो होता है एनोड से कैथोड में, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो होता है कहाँ से? हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड से निकलते हैं और कैथोड में जाते हैं। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। तो इसे याद कैसे रखना है? हमें याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल लोन, गैल्वेनिक सेल वोल्टाइक सेल लोन। लोन क्या होता है? लोन होता है लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट साइड एनोड प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड, ओ मतलब कि इस पे ऑक्सीडेशन होता है, ए मतलब कि एनोड, एन मतलब नेगेटिव। मतलब कि गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल में एनोड जो है वो नेगेटिव होता है तो कैथोड पॉजिटिव होगा, और इसी का एग्जैक्ट उल्टा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो जाएगा। तो हमें सिर्फ याद करना है गैल्वेनिक सेल लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है? अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके एग्जांपल्स हैं डैनियल सेल, ड्राई सेल और लेलांज सेल। कौन से हैं? डैनियल सेल, ड्राई सेल एंड लेलांज सेल। सबसे फेमस हमारा डैनियल सेल, तो उसका ये डायग्राम है। तो कैसे होता है हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिए हैं दो बीकर। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा था? लोन पढ़ा था। लेफ्ट साइड क्या होता है? एनोड होता है। तो लेफ्ट साइड हमने रखा है एनोड, जो कि मैंने जिंक रखा है इधर, डैनियल सेल में जिंक होता है। और अगर लेफ्ट साइड एनोड है तो राइट साइड क्या होगा? कैथोड होगा, जो कि है हमारे इधर कॉपर। ये अपने अपने सोल्यूशंस में है, जिंक है ZnSO4 सोल्यूशन में, और CuSO4 सोल्यूशन में हमारा कॉपर यानी कि कैथोड है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। हम जानते हैं लेफ्ट साइड एनोड नेगेटिव है। ठीक है, लोन में एन मतलब नेगेटिव। हमारी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, हमारी एनोड से कैथोड की तरफ होती है। और करंट की मूवमेंट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो करंट का मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। मतलब कि अगर इधर से इधर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो करंट इसका उल्टा आता है। तो इस वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस साइड दिखाई गई है। ये बीच में हमारा जो यू शेप हमें ट्यूब दिख रहा है वो होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज, और उसके फंक्शन हम देखेंगे। ठीक है, ये था हमारा डैनियल सेल। तो अब देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो हमने ये इधर यू शेप ट्यूब देखा, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या है पहले देख लेते हैं। यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। देखो यू शेप्ड है, इसे उल्टा करके रख दिया ना, ये यू शेप्ड ट्यूब है। इसमें क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl, KNO3, इसके साथ हम क्या इसमें डालते हैं? अगार अगार डालते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं ताकि ये अपना काम करे, इसका जो फंक्शन है वो निभाए, वो पूरा करे, लेकिन रिएक्शन ना करे। अगर हम इसे इनर्ट नहीं लेंगे तो फिर ये CuSO4 या फिर ZnSO4 सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर देगा। तो इस वजह से हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो दो फंक्शंस याद होने चाहिए इन केस एग्जाम में आ जाए पूछने को। तो पहला ये है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अलाउज फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है और फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करता है। दूसरा है मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एक साइड पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं, दूसरे साइड नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं, आयंस बढ़ जाते हैं ना, तो उनकी मूवमेंट करा देता है, और जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि हाफ सेल होता क्या है। ईच इलेक्ट्रोड असेंबली, मतलब कि एक इलेक्ट्रोड की जो असेंबली है उसे हम कहते हैं हाफ सेल। अगर ये पूरा क्या है? डैनियल सेल है, तो एक इलेक्ट्रोड की असेंबली ये वाला, ये इसका हाफ सेल है, और ये वाला एक और हाफ सेल है। दो हाफ सेल मिलकर एक पूरा सेल बना रहे हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसमें हम लेते हैं, हम इसको जो ये हमने पूरा ऊपर सेल बनाया ना, ये डैनियल सेल जो बनाया था उसे हम पूरा रिप्रेजेंट करा रहे हैं एक इक्वेशन की तरह, फिर एक लाइन में देख लो कैसे करते हैं। लेफ्ट साइड हमने देखा था कि हमने पढ़ा था लोन में, लेफ्ट साइड होता है एनोड, राइट? तो हम लेफ्ट साइड एनोड लिखेंगे, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हम क्या दिखाएंगे? Zn2+ कि Zn बन रहा है Zn2+, और राइट साइड क्या है? कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो Cu2+ बन रहा है हमारा कॉपर। बीच में हम दो लाइन खींचते हैं, इधर इधर एक ही लाइन खींचते हैं, ये दो लाइन रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। एक चीज़ जो कि CBSE में कई बार पूछी जाती है वो ये है कि अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज को इंटरनल वोल्टेज से ज़्यादा कर देंगे तो उसमें क्या होगा। देखो क्या होता है, सेल काम करता है, हमारा डैनियल सेल है, डैनियल सेल काम करेगा, ड्राई सेल है, ड्राई सेल काम करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब कि गैल्वेनिक सेल बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अगर गैल्वेनिक सेल रखा है वहाँ पर हम एक्सटर्नल हमारा जो वोल्टेज है वो ज़्यादा कर देंगे इंटरनल से, तो सेल वर्क करेगा पर एक अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज़ मेंशन जरूर करना अपने आंसर में कि गैल्वेनिक सेल विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, अगर कम है तो सेल तब भी काम करेगा, लेकिन अगर इक्वल हो जाता है तो सेल काम करना बंद कर देता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। क्या है कि टेंडेंसी है किसी इलेक्ट्रॉड की ताकि वो लूज कर सके या फिर गेन कर सके इलेक्ट्रॉन को, ठीक। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये चीज याद रखना कि SHE और NHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर SHE से रिलेटेड कुछ आए, NHE से रिलेटेड कुछ आए, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, मतलब एकदम 1 एटीएम प्रेशर, 1 मोलारिटी, 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर हम इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल हो जाता है। देख लेते हैं क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशंस ऑफ आयंस ऑफ यूनिट मोलारिटी एट 1 एटीएम प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज केल्विन में 298 केल्विन। इसे हम डिनोट करते हैं E0 से। तो हमारे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है। SHE से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी हम नॉलेज के लिए, रिविजन के लिए देख लेते हैं।
SHE में क्या होता है, प्योर हाइड्रोजन गैस होती है, 1 atm प्रेशर में H+ सोल्यूशन में लेते हैं। कई बुक में H+ सोल्यूशन लिखा रहता है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएटली देखा जाए तो वो H+ सोल्यूशन नहीं होता है, वो होता है H3O+ सोल्यूशन। अच्छा, H+ या H3O+ सोल्यूशन जो मानना है वो मान लो। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 1 मोल पर लीटर, मतलब कि 1 मोलारिटी उसकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। प्लैटिनम वायर रहता है, प्लैटिनम फॉइल रहती है और टेम्परेचर डेफिनेटली स्टैंडर्ड होगा, दैट इज 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। By convention, the electrode potential of a standard hydrogen electrode is arbitrarily taken equal to 0। मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का जो हम पोटेंशियल लेते हैं वो हम लेते हैं कितना, 0। लेकिन ये रियलिटी में 0 नहीं होता है, हमने इसे माना है कि ये 0 है। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉड सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिखा, इस तरीके से ऐसा नहीं लिखता है, ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पर कई बार आईएससी के क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्या ये इसको डिस्प्लेस करेगा, जैसे क्या कैल्शियम मैग्नीशियम को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए सिर्फ इतना आना चाहिए, बाकी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसे कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे +1 वाले पहले हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट होती है वैसे इधर भी, जैसे ये हमारा क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर हाइड्रोजन का 0 होता है, फिर उसके बाद हमारा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, ये हमारा आ गया कॉपर, ये आ गया मरकरी, और फिर सस्ते से महंगा हो रहा है क्या, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, Pt मतलब प्लैटिनम, सस्ते से महंगा हो रहा है। मरकरी सबसे सस्ता, फिर उससे महंगा हमारा क्या होता है, सिल्वर, उससे महंगा हमारा गोल्ड, फिर उससे महंगा प्लैटिनम। इस तरीके से याद कर सकते हैं इसे। अच्छा, देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नेगेटिव जो होता है वो होता है एनोड, हमें पता है ना, ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो नेगेटिव होगा वो एनोड होगा, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। कैसे पता है, लोन से पता है, LOAN, L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड और N से नेगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड होता है और वहाँ पर रिडक्शन होता है, उसका उल्टा ही होगा डेफिनेटली, है ना, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, एक चीज़ है जो हमें आईएससी के स्पेशली बोर्ड्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए पता होना चाहिए कि सीरीज में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो रिडक्शन बढ़ जाता है, मतलब कि वो चीज़ खुद इलेक्ट्रॉन गेन करती है। जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो खुद का रिडक्शन कराती है, ठीक है, समझ गए बात। जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नीचे वाले क्या कर रहे हैं, खुद का रिडक्शन कर रहे हैं। ऊपर से नीचे आए तो जो नीचे वाले बैठे हैं वो खुद का रिडक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब रिडक्शन होता है। अच्छा, ये कैसे समझे कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन होता है, ये चीज़ पहले से याद होनी चाहिए, लेकिन समझ लो इसको ऐसे याद करो कि जो चीज़ नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करेगा, अपने आसपास से नेगेटिविटी लेगा, अपनी आदतों में नेगेटिव चीज़ें बढ़ाएगा, वो खुद का रिडक्शन कर रहा है, खुद के पोटेंशियल को कम कर रहा है ना। तो हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो खुद का रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने ये लिखा है कि Li हमारा जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने लिखी है उसमें मैंने लिथियम नहीं लिखा है, पर लिथियम सबसे ऊपर आता है, पर मैंने लिखा कि वो रिडक्शन करता है। बताती हूँ क्यों। अब ये चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए, ये एकदम से याद ही होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए अभी कि जो चीज़ खुद का रिडक्शन करती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो लिथियम क्या करता है, लिथियम सबसे ऊपर है और ऊपर क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होता है, तो इस वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये चीज़ याद होनी चाहिए, जो चीज़ खुद का रिडक्शन करती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, और जो चीज़ खुद का ऑक्सीडेशन करती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। क्यों? जैसे जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, इस तरीके से कई लोग समझाते हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो खुद नहीं ट्रैवल करते, वो दूसरे को ट्रैवल करवाते हैं। सिमिलरली जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद का रिडक्शन नहीं करते हैं, वो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं, वो दूसरे का रिडक्शन करवाते हैं। ये चीज़ पता होना चाहिए। अच्छा, अगर तब भी याद ना आए, भूल गए तो क्या करें, ये बादल याद रखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे ई नॉट आर डी से। एबिलिटी टू एक्ट एज एनोड इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई नॉट आर डी से। नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, नीचे जाते जाते हमारा रिडक्शन, और थोड़ा नीचे करती हूँ, नीचे जाते जाते हमारा रिडक्शन बढ़ रहा है, राइट। रिडक्शन बढ़ रहा है मतलब कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, वही चीज़ मैंने इधर लिखी है। नीचे जाते जाते हमारा ई नॉट आर डी क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी भी बढ़ रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, राइट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, हाइड्रोजन आएगा उसके एसिड में से कि नहीं निकलेगा, तो ये सारी चीज़ें किन से सॉल्व होगी, इन 2 लाइन से सॉल्व होंगी। देखते हैं। अ मेटल कैन डिस्प्लेस एनी अदर मेटल प्लेस्ड बिलो इट इन द सीरीज फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब कि अगर कोई सीरीज में मेटल ऊपर है तो अपने नीचे वाले प्रेजेंट जितने भी मेटल हैं उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से वो मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। सो कैसे समझें, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो अपर पोजीशन में है, जो ऊपर वाले पोजीशन में, जो हायर पोजीशन में है, वो लोअर पोजीशन वालों के साथ मतलब कुछ ऑर्डर दे सकता है, उनसे काम करवा सकता है, ठीक है, ऐसा कर सकता है। तो उसी तरीके से हम इधर समझेंगे, जो हमने इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी। तो जैसे हमारा कैल्शियम ऊपर है तो कैल्शियम क्या कर सकता है, मैग्नीशियम के सॉल्ट सोल्यूशन में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये चीज़ है, मतलब कि कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएंगे, ये चीज़। और दूसरी लाइन क्या है देख लेते हैं। दूसरी लाइन ये है, एनी मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, मतलब कि कोई डाइल्यूट एसिड है तो अगर उसे हम ऐसे मेटल में डाल रहे हैं जिसका जो कि हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जैसे कि कैल्शियम, ठीक है, तो क्या करेगा, डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर किसी ऐसे मेटल से कर रहे हैं जैसे जो कि हाइड्रोजन के नीचे आता है, जैसे कि मरकरी, कॉपर, हमारा गोल्ड, सिल्वर और क्या था वो प्लैटिनम, तो वो क्या करेगा, डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन नहीं लिबरेट कर पाएगा, नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है ये वाली चीज़ कि ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, अगर ई नॉट सेल निकालने को आता है, कई बार ये चीज़ पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कि अगर ई नॉट सेल पूछेगा तो क्या करना है, ई नॉट कैथोड का जो होगा और एनोड का उसको माइनस कर दोगे। अच्छा, अगर ये माइनस करने के बाद आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है तो क्या करना है, ई नॉट सेल निकालना है, उसे निकाल लेना है। पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी पॉजिटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। क्या है, पहला है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा है टेम्परेचर। ईएमएफ मैंने अभी बताया कि ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट आर मतलब रिडक्शन वाला, और सॉरी ये आर रिडक्शन नहीं है, राइट साइड जो प्रेजेंट है वो ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल मतलब लेफ्ट साइड। ई नॉट आर क्या है, ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। सॉरी ये मेरे से गलती हो गई है, जो मैंने ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला लिखा है ना ये गलत है। ई नॉट कैथोड माइनस एनोड होता है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, ई नॉट क्या गंदी हैंड राइटिंग कर रही हूँ, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड होता है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। क्यों, कैसे पता चला मुझे, क्योंकि लोन लेफ्ट साइड एनोड होता है और राइट साइड कैथोड होता है। तो ई नॉट सेल निकालने को बोलते तो गलती नहीं करना, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल करना। क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मेरी तरह मत गलत लिख देना। ये नॉस्ट इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, ई मतलब ईएमएफ अगर निकालना है तो वो क्या होगा, वो होगा ई नॉट कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, हाँ ठीक, माइनस 0.0591, वरना 0.059 भी लेते हैं, वरना सॉल्व करने के लिए इजी बनाने के लिए 0.06 पे ले लेते हैं, अपॉन एन मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, दो मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं किसी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में, ठीक है। यहाँ लेते हैं हम लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इधर मैंने पहले बताया कि ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, हमने ये चीज़ देख लिया। अच्छा, डेल्टा जी नॉट ये पूछते हैं, इसे कहते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी पूछेंगे तो क्या करना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, मैंने कहीं लिखा नहीं एफ की वैल्यू तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एफ होता है 96500, इधर हम 96500 लिखोगे, और एन लिखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकाल रहा है। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी पूछ ली जाएगी या फिर पूछा जाएगा कितना मैक्सिमम वर्क डन होगा, तो भी यही निकाल के आओगे, ठीक है। लॉग केस मतलब कांस्टेंट पूछेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एन मतलब वही इलेक्ट्रॉन हमारा कितना रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे, जा रहे हैं, और हमारे ई नॉट सेल वही ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड अपॉन ये 0.0591। अच्छा, अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आता है मतलब कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है यानी कि फीजिबल है, फिर से मैंने वही चीज़ लिखी है क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है। ई नॉट सेल नेगेटिव आता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि नॉन फीजिबल होगी। ई नॉट सेल 0 आ गया तो क्या इसका मतलब है, ये चीज़ बताओ। ई नॉट सेल 0 है तो इसका मतलब है कि रिएक्शंस ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, मतलब कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर क्या है, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, जो हमारा कंडक्शन हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी चल पा रही है, घूम पा रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। हालांकि इसमें आयंस और वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर सिर्फ आयंस होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस आयंस, कॉपर प्लस आयंस, Zn2 प्लस आयंस। तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस से। मेटालिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। जो घर में कॉपर के वायर्स लगे हैं, क्या उसमें कभी कोई चेंज आया है, कभी कुछ केमिकल चेंज आता है, नहीं आता है, तो नो केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है। जो बैटरी होती है हमारी, सेल होती है, जैसे रिमोट में कोई सेल है, ठीक है, तो क्या उसमें कभी चेंज आता, क्या उसमें चेंज नहीं आता, क्या वो कुछ समय के बाद चलना बंद नहीं हो जाती है, हो जाती है। तो क्यों होती है, क्योंकि मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है। मेटालिक कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करता है, ओम्स लॉ फिजिक्स का V=IR वाला, याद है, वही है। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, और कोई सा भी अच्छा मतलब कोई सा भी मेटल ले लो, मेटालिक कंडक्शन करेगा, है ना। डब्लू है होता है हमारा टंगस्टन होता है, जो येलो वाले बल्ब होते हैं ना, फिलामेंट जो होता है उसमें वो बना होता है टंगस्टन से, डब्लू से मतलब डब्लू का सिंबल है, ठीक है। इसमें क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्या हम कह सकते हैं सारे एसिड बेस सॉल्ट ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करेंगे, जैसे CuSO4 NaCl HCl NaOH, ठीक है। ये हमारा हो गया डिफरेंस मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। हमने मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ लिया, तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सेम है जैसे हमने मेटालिक कंडक्शन में फिजिक्स में पढ़ा होगा, R=ρL/A। रो क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, इस सिंबल को रो कहते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है RHO, जिससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है एग्जाम में। यूनिट क्या है, ओम, सेंटीमीटर, या फिर इस तरीके से ओम को पता ही होगा ना, ओम को ऐसे लिखते हैं, तो ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट या फिर इनवर्स, ठीक है, अपोजिट नहीं बोलते, इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। 1/R ये हमारा कंडक्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी, डेफिनेटली रेजिस्टेंस का इनवर्स हो जाएगा। तो ओम का इनवर्स करो तो लॉजिकली अगर इन्वर्स करो तो क्या आएगा, ओम होता है OHM, तो इसका इन्वर्स कर दो क्या होगा, MHO, तो इसे MHO से लिखते हैं, और फिर O माइनस कर दो या फिर साइन कर दो, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। अब 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, राइट। तो देखते हैं, पहली चीज़ क्या हमने पढ़नी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी भी इसे कहते हैं। क्या है, किससे इसे डिनोट करेंगे, K से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, K से, इसे कप्पा बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है, ये क्या चीज़ है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस होगा वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। फॉर्मूला क्या है, जैसे कि कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स, कंडक्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स, तो 1/ρ।
वन बाई रो को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो होगा वन बाई आर इंटू एल बाई ए, जिसे हम कह सकते हैं वन बाई आर इंटू जी स्टार। इसे मैं स्टार पढ़ती हूँ, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो एल बाई ए क्या होता है, एल बाई ए अगर दिया है सेल कांस्टेंट तो एल बाई ए मतलब कि एल बाई ए का रेशियो दिया गया है। एल बाई ए का रेशियो को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन में कई बार सेल कांस्टेंट दिया रहता है, तो इसका मतलब कि वो एल बाई ए की वैल्यू दी हुई है। यूनिट क्या है, ओ माइनस वन सेंटीमीटर माइनस वन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा ई क्यू से। डेफिनेशन क्या है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, बहुत ही कम चांस होते हैं डेफिनेशन के आने के। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ई क्यू इंटू के इंटू 1000 बाई एन। एन इज नॉर्मेलिटी, के क्या है, के है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो हमने ऊपर पढ़ी थी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे डिनोट करते हैं ना, कप्पा से, वही चीज़ है। तो इसके फॉर्मूला है, अब के को एक्सपैंड कर दो तो वन बाई आर इंटू एल बाई ए 1000 बाई एन आ जाएगा। एल बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, जी स्टार, जिसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, तो वन बाई आर इंटू जी स्टार इंटू 1000 बाई एन। यूनिट क्या है, ओ माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यू माइनस वन, इसकी यूनिट है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टेंस में से कई बार कहते हैं, तो इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, समझ लेते हैं क्या है। जो अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एक डेफिनेट वॉल्यूम में, कोई वॉल्यूम ली मैंने एक्स, उसमें मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो उसकी जो कंडक्टिंग पावर होगी वो होगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, वैसे ही जैसे हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का था वैसा ही सेम है। डेल्टा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000, पर नीचे एम आ जाएगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम, मोल की बात करें तो मोलारिटी आ जाएगी, ठीक है। के को एक्सपैंड कर दो, क्या हो जाएगा, वन बाई आर इंटू एल बाई ए इंटू 1000 बाई एम। अब एल बाई ए को क्या कहते हैं, जी स्टार, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मैं इसे जी स्टार बोलती हूँ, ठीक है, इसे मैं स्टार बोलती हूँ। शायद इसे आस्ट्रिक बोलते हैं, आई डोंट नो, पर मैं तो स्टार बोल देती हूँ। वन बाई आर इंटू जी स्टार इंटू 1000 बाई एम। ये क्या है, हमारा सेल कॉन्स्टेंट है। सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है, एल बाई ए का रेशियो। अच्छा, ये भी देख लो ये चीज़ जो मैंने पिंक कलर के क्लाउड में लिखी है, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू डेल्टा ई क्यू। अगर डेल्टा ई क्यू दिया गया है तो उससे डेल्टा एम अगर निकालने हैं तो मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास का रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये होता है एन फैक्टर। मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है एन फैक्टर। अगर ई क्यू डेल्टा ई क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा एम मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी हमारा आ जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि मैंने स्पेसिफिकली 2 अपने क्लाउड में बना के लिखे हैं, क्योंकि ये चीज़ कई बार पूछी जाती है। ये चीज़ बिल्कुल आनी चाहिए, गिव रीज़न में पूछी जाती है, असर्शन रीज़न में पूछी जाती है, एमसीक्यू में पूछी जाती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या मैं बताना चाह रही हूँ, अगर हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, सोल्यूशन लिया मैंने, उसे डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करना मतलब कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। मतलब कि अगर मैंने 1 ग्लास पानी लिया, उसमें मैंने क्या किया, 1 स्पून मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल देती हूँ, चलो सॉल्ट डाल दिया। 1 ग्लास पानी लिया, उसमें सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट की कुछ कंसंट्रेशन होगी। लेकिन मैं क्या करूँ, उसी ग्लास का जो पानी है उसे किसी बड़े बर्तन में डाल दूँ और उसमें और पानी मिला दूँ, तो कंसंट्रेशन सॉल्ट की कम हो जाएगी, राइट। तो वही हम कर रहे हैं, सॉल्ट को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, जान लेते हैं हम इसको। कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट डिक्रीज। अच्छा, अगर मैंने लिया बट इतना बड़ा बर्तन में वही 1 ग्लास पानी डाल दिया, सॉल्ट 1 स्पून है, अब मैंने और पानी उसमें डाल दिया। अगर मैंने उसमें और पानी डाल दिया तो क्या कंडक्टिविटी कम हो नहीं जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो करंट कैरिंग करने वाले हमारे आयंस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर मैं एक रूम में 4 लोगों को रखूँ तो मेरे पास जो मेरे रूम में जो लोग हैं वो 4 होंगे, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया भी ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन मैं उन्हीं 4 लोगों को बोलूँ कि पूरे शहर में घूमो, तो क्या वो पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वो फैल जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। आई डोंट नो कि लोग वाले एग्जाम्पल से समझ आया कि नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी समझा देती हूँ। तो ये चीज़ है, ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम जो कि करंट को दैट कैरी द करंट, जो कि करंट को कैरी करते हैं वो कम हो जा रहे हैं, डिक्रीज हो जा रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जा रहे हैं। पहले इतना पानी था, इतने में ही हमारे 4 आयन थे, मान लो 4 आयन से इतना पानी, अब इतना पानी हो गया है, अब इतना पानी हो गया और इतने में 4 आयन है, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, आयन की कमी पड़ जाएगी, कम हो जाएंगे आयन। तो इस वजह से जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों, इसको भी देख लेते हैं क्यों होता है ऐसा। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है डिल्यूशन के साथ, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, मोबिलिटी बढ़ जाती है। ये मैंने 3 चीज़ें लिखी है ना, ये कीवर्ड्स हैं। एग्जाम में क्या होता है कि हमें नंबर चाहिए होते हैं, हमें आना तो चाहिए, चीज़ समझ में आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें आता तो होता है पर हम लिख नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो कीवर्ड नहीं होते आंसर में, जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। तो इस वजह से मैंने 3 चीज़ लिखी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस में भी बोलो कि नहीं नहीं वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जगह ज़्यादा हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो है, पर मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन तो पढ़ी हमने, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे वॉल्यूम तो फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, इधर क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रही है। डिसोसिएशन मतलब कि जो आयंस है, मतलब मैंने KCl लिया तो अब वो जितनी ज़्यादा डिल्यूशन होगी उतना ज़्यादा टूटेगा, K + Cl- और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, बढ़ गए, तो इसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ गई। मोबिलिटी क्यों बढ़ी, एक और रीजन वो है कि वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, जगह ज़्यादा हो गई। पहले एक रूम में 4 लोग रह रहे थे तो मोबिलिटी कम थी, जगह ही नहीं है, अब वो पूरे शहर में है तो मोबिलिटी बढ़ गई, है ना। तो इस वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है। 2 ग्राफ है, ये चैप्टर बड़ा है तो इस वजह से वीडियो रिविजन की भी बड़ी बन रही है। लेकिन अब देखो, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, चैप्टर बड़ा है, मार्क्स भी ज़्यादा है इसमें, ठीक है, वेटेज ज़्यादा है इसका। अच्छा, देख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोल रही हूँ मैं, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ। देखो, मोलर कंडक्टिविटी लिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन का अंडर रूट लिया, अंडर रूट याद रखना,
एक बार एक ज़माने में क्वेश्चन आया था कि क्या मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो इसका वेरिएशन होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। कई बच्चों ने कहा हाँ स्ट्रेट लाइन है, यस यस वैरीज लीनियरली, पर गलत था वो आंसर। क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी एंड अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके के जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है उससे बच के रहना, थोड़ा ढंग से पढ़ना, ठीक है। तो ये क्या हमारा मोलर कंडक्टिविटी है, डेल्टा एम भी बोलते हैं इसको, ऐसा नहीं है। और ये हमारा अंडर रूट सी मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन का रूट। अब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ से ऐसे जाते हैं। तो पहले इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें पानी मिला रही हूँ, मैं पानी मिला रही हूँ, वाटर डाल रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो रही है। क्या ये चीज़ दिख रही है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है? मैंने केसीएल लिया है, तो ये हमारी जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो बढ़ रही है और एक टाइम पे पहुंच रही है डेल्टा एम इनफाइनाइट, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए ग्राफ है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये चीज़ याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा लीनियरली वैरी कर रहा है। लेकिन मैं अगर CH3COOH ले लूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट को ले लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लीनियरली वैरी नहीं करेगा, ये कुछ ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा होते हुए जाएगा। डेल्टा एम बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा सा ग्राफ है, ठीक है। अच्छा देख लो, इधर देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए एक इक्वेशन दी है, डिबाय हकेल और सैगर इक्वेशन। ये क्या है? डेल्टा एम इज इक्वल्स टू डेल्टा एम एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस बी ए कांस्टेंट है, अंडर रूट सी मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन का अंडर रूट। अच्छा मैं समझा देती हूँ एक चीज़, वो ये है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हैं तो एक टाइम होता है कि ये जो लाइन है इस ग्राफ को टच कर देती है यहाँ पर, तो उसे हम कह देते हैं डेल्टा एम इनफाइनाइट, मतलब कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे डेल्टा एम की वैल्यू, ठीक है। लेकिन इस केस में ये जो ग्राफ में जो लाइन जा रही है वो कभी टच नहीं करती है डेल्टा एम को, तो हम इससे इस ग्राफ की हेल्प से डेल्टा एम एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमने थोड़ा सा इंडायरेक्ट मेथड निकाला है। इंडायरेक्ट मेथड क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडायरेक्ट मेथड, जिसे हम कहते हैं कोलराउश लॉ के मेथड से, ठीक है। तो देखते हैं कोलराउश लॉ क्या है। 8वें टॉपिक पे आ चुके हैं हम। कोलराउश लॉ क्या है? बड़ा सा ये पैराग्राफ जैसा लग रहा है ना, पर ये इसका डेफिनेशन या फिर इसको स्टेटमेंट है, ठीक है। कभी प्री बोर्ड्स में मैंने देखा कई बार पूछा है कोलराउश लॉ का स्टेट करो, तो काम की चीज़ें पढ़ लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, right, is equal to the sum of individual molar conductances of anions and cations with each conductance term multiplied by the number of ions present in the formula unit of the electrolyte. Very simple sentence, नहीं समझ में आएगा, करके देखते हैं, राइट। देखते हैं, मैंने निकालना है CH3COH का, तो मैं कर रही हूँ क्या करूँ, डेल्टा एम इनफाइनाइट निकालना है मुझे। तो ये क्या करते हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं, कैटायन और एनायन का जो है उसी को ऐड कर दो, तो डेल्टा एच का जो इनफाइनाइट डिल्यूशन होगा H प्लस का, और ये हमारा डेल्टा इनफाइनाइट डिल्यूशन किसका? CH3COO माइनस, ठीक है। कैटायन एनायन का निकालना है ना, तो उन दोनों को ऐड कर दो, तो CH3COH का आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अच्छा ये क्या ये कह रहे हैं इधर मल्टीप्लाइड बाई ये वो, तो ये कह रहे हैं कि BaCl2 है, जैसे ये हमारा फॉर्मूला यूनिट है, तो BaCl2 का अगर हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो वो कैसे निकलेगा? हम Ba2+ का लेंगे इनफाइनाइट डिल्यूशन, और हम लेंगे दो किसके ले रहे हैं? Cl के। Cl के हम 2 क्यों ले रहे हैं? 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से करें क्योंकि फॉर्मूला यूनिट में 2 है ना। क्या लिखा है डेफिनेशन में? विद ईच कंडक्टेंस टर्म मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट। Cl2 के 2 आयन है हमारे इस फॉर्मूला यूनिट में, इस वजह से इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो काफी सिंपल है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इग्नोर नहीं करना इसको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा से मैं इसे डिनोट कर रही हूँ, डेल्टा MC मतलब किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे और डेल्टा एम एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन कभी कभी तुमसे बोलेंगे ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, डेल्टा MC दिए रहेंगे, डेल्टा एम इनफाइनाइट नहीं दिए रहेंगे, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें H प्लस और CH3CO माइनस का दिया रहेगा, फिर जो भी आयंस होंगे उसका दिया रहेगा, उन दोनों का ऐड कर देना और डेल्टा एम इनफाइनाइट निकाल लेना, डिवाइड कर देना और अल्फा आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब हम आ चुके हैं 9th टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें काफी छोटी सी चीज बताने वाली हूँ। वो ये है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या पढ़ेंगे? एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव, पहले से देख चुके हैं। ये सिंगल बीकर में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसे हम कहते हैं। अब हम देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ रहा है, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। अच्छा तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी पढ़ा रही हूँ, सभी बता रही हूँ, सबसे आते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, जिससे आ रहे सब बता रही हूँ। देखो फर्स्ट लॉ क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टोटल चार्ज पास्ड इन द सॉल्यूशन। मतलब कि जितना इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे सोल्यूशन, उतना ही हमारा सब्सटेंस जो सब्सटेंस होगा वो डिपॉजिट होगा किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ठीक है। क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा करंट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे डिपॉजिटेड सब्सटेंस बढ़ेगा, राइट। यही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ और यही चीज़ फैराडे ने अपने लॉ से बताई है। मतलब कि जो वेट डिपॉजिटेड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, चार्ज होता है W, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I × T के, जिसे हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि हमारा Z है। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ज़्यादातर दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो? MIT अपॉन N × 96500 है। 96500 क्या था? फैराडे कांस्टेंट, राइट। F से मैंने बताया था ना, F = 96500 वही है। तो अगर वेट डिपॉजिटेड निकालना ना तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ये फॉर्मूला बुक में नहीं रहता है, पर यही वाला लगाना, क्योंकि Z से लगाओगे ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि तुम्हें Z निकालना पड़ेगा और उसमें आती है दिक्कत। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ तुम्हें दिखाऊंगी, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? फैराडे का सेकंड लॉ, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, द मासेस ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। कैसे लिखते हैं? W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2, और है अगर W3/E3 है तो वो भी लिखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चन आएगा फैराडे लॉ से, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमने पढ़ा W = ZIT, राइट। हमने पढ़ा ना W = ZIT इधर,
पढ़ा इधर, तो मैंने बोला कि नहीं तुम यूज़ करो W = MIT अपॉन N × 96500। लेकिन अगर ZIT से ही सॉल्व करने तो कैसे करोगे, Z को कैसे निकालोगे, वो मैं बताना चाहती हूँ इधर इस क्वेश्चन के थ्रू। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, मैंने डायरेक्टली ऐसे ही वैल्यू रख दिया है कि करंट मान लो उसमें दिया है 0.2 एम्पेयर, एक्वा सोल्यूशन है CuSO4 का, टाइम दिया है 1 आवर, मास पूछा कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो W = ZIT। अब Z तो तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे होता है, क्या निकालते हैं, कैसे करते हैं, पता है तो अच्छी बात है, पर समझ लो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z को कहते हैं, ठीक है। पहले क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास निकालोगे। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जो मास होगा किसी भी चीज़ का जिसका निकाल रहे हो, जैसे कि मैंने CuSO4 का निकालना है, तो इसका मैंने मास लिया 63.5, और इसका जो वैलेंसी होगी ना, जैसे किसी भी एक का वैलेंसी ले लो, CU का ले लो तो +2 है, SO4 का तो -2 है ना, किसी का भी ले लो, तो मैंने CU का ले लिया +2, तो मैं प्लस और माइनस इधर नहीं लगाना है, तो 2 लिख दो, नीचे डिवाइड कर दो, उससे जो आंसर आएगा उसका इक्विवेलेंट मास होगा। Z कैसे निकालोगे, Z निकालोगे इक्विवेलेंट मास को डिवाइड कर दोगे 96500 से, मतलब कि फैराडे का कांस्टेंट है। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा तुम्हारा, ये होगा Z। तो W = ZIT, Z की वैल्यू रखो, I की वैल्यू रखो, T की वैल्यू सेकंड्स में रखोगे, राइट। 1 आवर है तो 3600 किया मैंने, क्योंकि इसे सेकंड्स मैंने रखा है, तो इतना ग्राम हमारा आ जाएगा। ये मैंने साइड में लिख दिया, Z = इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट, क्या होता है 96500, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से ZIT से निकालोगे। लेकिन अगर तुम यूज़ करते हो W = MIT × 96500, तो तुम्हें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा Z निकालने के लिए। M की वैल्यू हमें निकालनी है, W निकालना है, M दिया है, M मतलब निकाल ही लोगे ना CuSO4 का, तो क्या आता है वो 63.5, I दिया है 0.2, टाइम निकाल लोगे सेकंड में, ठीक है। 1 आवर है तो सेकंड में कितना होगा 3600 सेकंड, N होगा 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी लिख रहे हो ना, और ये फैराडे कांस्टेंट, तो डायरेक्टली इसको काट पीट के तुम सॉल्व कर सकते हो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये डायरेक्ट कैलकुलेशन, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बता रही हूँ कि चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1 फैराडे, तो 1 फैराडे में कितने कूलम होता है, 96500 कूलम होता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, 1 मोल ऑफ Al3 प्लस से Al बन गया, तो चार्ज कितना हमारा यूज़ हुआ है, तो कितना चार्ज यूज़ हुआ है, तो देखो Al3 प्लस से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Al सॉलिड बनेगा, राइट। 3 इलेक्ट्रॉन लेना मतलब कि 3 फैराडे, ठीक है। तो 3 फैराडे को 96500 से करोगे तो इतना चार्ज हमारा लिया गया, इतना चार्ज, ठीक है। चार्ज निकाल पूछेंगे तो ये इस तरीके से सॉल्व कर देना। तो ये हमारा सेल या फिर बैटरीज, तो देख लो सेल और बैटरीज में क्या है, प्राइमरी सेल क्या होते हैं, नॉन रिचार्जेबल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल से रिचार्ज नहीं कर सकते दोबारा, जैसे कि हमारे जो टीवी रिमोट्स होते हैं ना, उनके में जो सेल लगते हैं उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाते हैं ना, तो उसे फेंक देते हैं और फिर नया सेल लाके उसमें डालते हैं, तो उससे रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि मरकरी सेल, लेलांच सेल। मरकरी सेल पढ़ेंगे हम सबसे पहले, उसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड। इलेक्ट्रोड में एनोड होता है हमारा ZnHg एमाल्गम, कैथोड होता है HgO प्लस कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH। एनोड पे होती है हमारी क्या रिएक्शन हो रही है, Zn प्लस 2OH माइनस से बनता है ZnO सॉलिड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे होता है HgO हमारा जो Hg है वो H2O, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर रिएक्शन करता है और बनाता है Hg, यानी कि मरकरी लिक्विड फॉर्म में, और 2H माइनस हमारा इसके साथ प्रोडक्ट बनता है। तो हम जब पूरी नेट रिएक्शन देखते हैं तो हमारी नेट रिएक्शन में क्या होता है, Zn प्लस HgO प्लस बनता है ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड, क्यों, क्योंकि 2H माइनस इधर से 2H माइनस कट जाते हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, H2O और H2O कट जाता है, तो ये हमारे नेट रिएक्शन बनता है। सेकेंडरी सेल होते हैं रिचार्जेबल, जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी, जो घर में इन्वर्टर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड में जो एनोड होता है वो होता है लेड का, Pb का। कैथोड होता है PbO2, जिसे हम कहते हैं लेड डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है 38 to 40% ऑफ H2SO4। ड्यूरिंग डिस्चार्ज के टाइम क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे होता है Pb प्लस SO4 माइनस, बनता है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बनता है PbSO4 प्लस 2H2O। नेट रिएक्शन इन दोनों को ऐड करके बनती है, तो वो होती है Pb प्लस 2SO4 PbO2 4H प्लस, और वो इधर बनता है 2 PbSO4 प्लस 2H2O। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। अच्छा, ये है डिस्चार्जिंग के टाइम के रिएक्शन। अगर चार्जिंग या फिर रिचार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन पूछे जाएंगे तो क्या होंगे, रिएक्शन को रिवर्स कर देना और इंटरचेंज कर देना, मतलब कि कैथोड की रिएक्शन एनोड की हो जाएगी और एनोड की कैथोड की हो जाएगी, और ये चीज़ भी उल्टी हो जाएगी, जो प्रोडक्ट है वो हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में क्या होता है, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसे हमने नहीं, नासा वालों ने अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था, क्योंकि काफ़ी एफिशिएंट है ये, अगर इन केस क्वेश्चन आ जाए तो लिख सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी की वजह से इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। इलेक्ट्रोड में हम एनोड को लेते हैं कार्बन डॉट, जो कि ग्रेफाइट है। कैथोड को भी लेते हैं कार्बन डॉट, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्यों लेते हैं, अच्छा ये बचपन में पढ़ा है ना कि कार्बन का 2 फॉर्म होता है, 2 फॉर्म जिसे हम बहुत पढ़ते हैं, वो होता है ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड के स्ट्रक्चर की वजह से उसका जो क्रिस्टल लैटिस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी वजह से वो कंडक्टर नहीं है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर होता है। कार्बन है लेकिन कंडक्टर है, तो इस वजह से हमने ग्रेफाइट को यूज़ किया है। इलेक्ट्रोलाइट में हम NaOH या KOH दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एनोड पर रिएक्शन क्या हो रही है, H2 गैस आ रही है एक साइड से, तो 2OH माइनस से रिएक्ट कर रहा है, ये बन रहा है 2H2O जो कि लिक्विड है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में O2 गैस आ रही है प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4OH माइनस जो कि एक्वस है। हमारे इधर बन जा रहा है नेट रिएक्शन क्या है, 2H2 प्लस O2 बन रहा है 2H2O लिक्विड, राइट, बन गया हमारा फ्यूल सेल। चलो, कोरोजन क्या है, द स्लो बट स्पॉन्टेनियस डिटेरिएशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर इंटरैक्शन विद सर्टेन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन है स्लो
अच्छा, कोरोजन को कैसे समझे? वही जंग लगना, जो रस्टिंग हो जाती है ना आयरन पे, वही है। क्यों होती है रस्टिंग? स्लो होती है, डेफिनेटली हमें पता है स्लो होती है, बट स्पॉन्टेनियस होती है, खुद से होती है। हम कोई उसमें फोर्स नहीं करते हैं, हम थोड़ा ना आयरन पे जाके जंग लगाते हैं, वो खुद रस्ट लग जाती है उस पे। तो स्लो प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डिटेरिएशन मतलब कि खराब हो रहा है मेटल, आयरन खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, टूट जाता है जब उस पे रस्टिंग होती है। क्यों रस्टिंग हो रही है? इंटरेक्शन विद सर्टेन एनवायरमेंट। अगर आयरन का इंटरेक्शन कुछ सर्टेन एनवायरमेंट से हो रहा है, जैसे कि मॉइस्चर की प्रेजेंस आ रही है आयरन में, ठीक है, तो इस वजह से उसमें कोरोजन हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला नहीं, रिएक्शन है। क्या होता है? 4Fe सॉलिड प्लस 3O2 गैस प्लस 2x डॉट H2O। x की जगह 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है? 2Fe2O3 डॉट XH2O सॉलिड। ये होता है रस्ट, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, देखा होगा कभी शायद। तो रस्ट होता है, ठीक है। रस्टिंग जैसे कहीं भी हो सकती है, किसी भी लोहे की चीज़ पे रस्टिंग हो जाती है, तो इस वजह से कई बार जो लोहे के गेट होते हैं ना घरों में, तो उसे हम पेंट करा देते हैं। क्यों पेंट कराते हैं? ताकि बारिश हो, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, उससे हमारा जो घर का दरवाजा है वो खराब ना हो, है ना। तो ये चीज़ है, कोरोजन ये था। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहो। थैंक यू।